गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो का बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आप सब ये तो जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, बट जब लिमिटेशंस की बात आती है तो आप लोग की जो बत्ती है दिमाग की वो गुल हो जाती है। तो आज मैं उसी बत्ती को थोड़ा सा तेल डालूंगा और उसको जो है इग्नाइट करूंगा, जिससे कि आपके दिमाग का जो बल्ब है वो एकदम चकाचंद हो जाए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि जो कूलम्ब्स लॉ है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो यानी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखो बच्चों, जैसे आप लोग जानते हो कि कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो पहली लिमिटेशन ये आ जाती है, क्या आ जाती है कि जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। यानी पहला क्या है कि ये भाई जो है वो पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल होगा, ये बड़े चार्जेस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़े चार्जेस पर डायरेक्टली एप्लीकेबल क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं होगा कि अगर चार्जेस बड़े होंगे, जैसे ये बड़े चार्जेस है सपोज, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की वजह से चार्ज आएंगे, यानी इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे, और वे इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो है यहाँ पे जो ओरिजिनल फोर्स होगा बिटवीन द चार्जेस वो अफेक्ट होगा। तो इसीलिए जो बड़े चार्जेस हैं उन पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है। इसीलिए जो हम लोग स्टेटमेंट भी लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई कि इट इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। दूसरी लिमिटेशंस देखो, इसकी जो सेकंड लिमिटेशंस है वो ये है कि जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में होने चाहिए, और एटलीस्ट वन ऑफ द टू चार्जेस शुड बी इन रेस्ट। अब बात आती है कि कम से कम एक चार्ज रेस्ट में क्यों होना चाहिए, या फिर दोनों चार्जेस रेस्ट में क्यों होने चाहिए। जब मौसम में चार्जेस हो तब कूलम्ब्स लॉ क्यों नहीं एप्लीकेबल है। तो इसका सीधा सा रीजन है, देखो कि भाई अगर ये जो चार्जेस हैं आपके जिनके बिटवीन आप कूलम्ब्स लॉ का यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, अगर सपोज ये दोनों चार्जेस मोशन में होंगे, तो आप जानते हैं कि जब चार्ज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। मींस अगर सपोज ये चार्ज है आपका Q1 और ये मोशन में है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, और ये दूसरा चार्ज भी मोशन में है, तो दूसरा चार्ज भी मोशन में है Q2, तो इस पे जो है एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा Q वी बी साइन थीटा। ये बी क्या है, वो बी है मैग्नेटिक फील्ड विच वाज क्रिएटेड बाय Q12 से, राइट। और अगर हम ये इसको देखें तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इसका भी मैग्नेटिक फोर्स जो है इस पर लगेगा। तो इस तरीके से जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। बट कूलम्ब्स लॉ किस लिए यूज करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, not to calculate the magnetic force. That's why we don't use the charges. इसीलिए हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं तब जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, या कम से कम एक चार्ज तो रेस्ट में होना ही चाहिए। अब अगर सपोज किया कि भाई एक चार्ज मोशन में है और एक रेस्ट में है, तो इस जैसे ये Q1 चार्ज है, ये मोशन में है, तो इसकी वजह से जो है फील्ड क्रिएट होगा, सपोज इसकी वजह से फील्ड क्रिएट हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा चार्ज रेस्ट में है, तो जो Q2 है इसकी जो स्पीड होगी वो जीरो होगी। तो इसीलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फिर उस केस में फोर्स कितना लगेगा इस पर, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ, देन एट लीस्ट वन चार्ज शुड बी इन रेस्ट। तो इसलिए इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि कम से कम एक चार्ज तो रेस्ट में होना ही चाहिए। अब देखो तीसरी लिमिटेशंस, मेन तीन लिमिटेशंस हैं इसकी। तो थर्ड लिमिटेशंस क्या है इसकी कि जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड नॉट बी लेस देन 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। यानी जो आप आर यूज करते हो वो आर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, जिसको हम कहते हैं 1 फर्मी, ठीक है, वो इससे कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन दिस।
अब बात आती है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 10⁻⁻15 मीटर से कम क्यों नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 ऑर्डर का होता है। अब अगर दो चार्जेस हैं, राइट, अब चार्जेस हैं तो चार्ज किसी पार्टिकल पर ही होगा। तो अगर ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच डिस्टेंस 10⁻⁻15 से कम होगी, अब वो 10⁻⁻15 हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो अगर वो कम होगी तो वहां पर जो है न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। कौन सा फोर्स न्यूक्लियर एग्जिस्ट करेगा? न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लगभग 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट कर जाएगा और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए देयर आर 3 limitations for the Coulomb's law while you are using the Coulomb's law. 1, the charges should be in rest, or at least one charge should be in rest. Second, the distance between the charges should not be less than 10⁻⁻15 meter. And third is that the charges should be point charges. मतलब बड़े चार्जेस नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े चार्ज नहीं होने चाहिए, बहुत बहुत छोटे पॉइंट साइज के चार्जेस होने चाहिए, तभी ये लॉ हमारा जो है एप्लीकेबल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लिमिटेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर मेरे बच्चे फिर भी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और दोबारा से आपको यह समझाऊंगा। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको समय समय पर मेरी जो ये वीडियोस हैं वो मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।